स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अवनी लवासा ने एक ऑर्डर निकाला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिनके पास हथियार हैं, लाइसेंस हथियार हैं, और उनका जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन नहीं है, तो 15 दिन के अंदर आपको अपना वेपन जो है वो डिपॉजिट करवाना है। ये समझना होगा यहां पर कि इस तरह के जब ऑर्डर्स आते हैं और जिनके पास जो लाइसेंस हथियार हैं 25-25, 30-30 साल से, और बड़े लंबे समय से वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइसेंस को ऑनलाइन करवा पाएं, नहीं करवा पाए, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। 2019 से ये पोर्टल ही बंद है, ऑनलाइन पोर्टल। तो वो किस तरह से इसको ऑनलाइन करवा पाते? और आपको यह भी बता दूं, जब से उनके पास ये हथियार हैं तब से लेकर अब तक वो लगातार रेन्यू की फीस भर रहे हैं। शुरुआती दौर में ये फीस 50 रुपए थी, उसके बाद 300 हुई, अब 1500 रुपए है। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसमें हमारी गलती क्या है, ये सजा हमें क्यों दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, उस सिक्योरिटी गार्ड का क्या, जो बैंक के बाहर खड़ा है, उसके नौकरी का दारोमदार सिर्फ उसी गन पे है। उसको डिपॉजिट करवाना है, अभी ऑनलाइन वो करवा नहीं पाया और कोई डेट नहीं निकाली गई। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का वक्त दिया जाता है, तब तक आप ऑनलाइन करवा लो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ऑर्डर आता है, 15 दिन के अंदर आपको अपना वेपन जो है वो डिपॉजिट करवाना है, अगर आपका लाइसेंस ऑनलाइन नहीं है। कितना सही, कितना गलत। मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट असीम सानी साहब। सानी साहब, जैसे ये ऑर्डर सामने आता है, जिनके पास ये हथियार हैं, ये लाइसेंस हथियार हैं, वो परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारी गलती क्या थी और हमें ये क्यों करना है। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? देखिए रविंद्र जी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि बड़ा सीरियस मुद्दा है और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का है। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अफरा तफरी में या पीछे से कुछ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे गलत और गैर कानूनी कर गई है। मतलब शायद मैं बड़े तीखे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट एज अ वकील मुझे ये 2 एस्पेक्ट देखने हैं मैटर के ऑर्डर के, या कानूनी है या गैर कानूनी है। कभी कभी मैटर्स कानूनी होते हैं लेकिन किसी के ब्रेड एंड बटर को इफेक्ट करते हैं, वो अलग बात है। लाइवलीहुड को इफेक्ट करके, वो अलग बात है। यहाँ अपेरेंटली ये ऑर्डर इलीगल लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो सोशल मीडिया पे ऑर्डर आया नहीं। जो मैंने भी कल देखा कि वेब पोर्टल्स पे या सोशल मीडिया पे आपके एक प्रेस नोट आ रहा था, जो शायद महकमा इंफॉर्मेशन, जो कि ऑफिशियल स्पोक्समैन होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनका एक ऑर्डर आया। मैंने शायद अपने मैकबुक में निकाल के भी रखा है। उन्होंने एक, इसकी हेडिंग आ रही है, होल्डर्स ऑफ आर्म्स लाइसेंसेज नॉट अपलोडेड ऑन NDAL-ALIS पोर्टल टू डिपॉजिट आर्म्स विद इन 15 डेज। जब मैंने भी ये पढ़ा मैं हैरान हो गया। मैंने कहा NDAL-ALIS ये क्या चीज़ है भाई? हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, लॉ समझ रहे हैं, सब कुछ है कि भाई NDAL-ALIS क्या है। तो थोड़ा सा आगे पढ़ी न्यूज़ तो वहां समझ आया कि नहीं जी, कोई वेब पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिस वेब पोर्टल पे अगर आपके लाइसेंस का डेटा इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड नहीं हुआ, वो जो भी वेब पोर्टल होम मिनिस्ट्री का है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये अपने हथियार जमा करवाने हैं। दैट वुड बी डीम्ड एज इफ आप बिना लाइसेंस के हथियार रख रहे हो, और उसके फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे इलीगल हथियार रखने के वही कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। वही सब कुछ लिखा हुआ है कि ये आर्म्स एक्ट 1959, आर्म्स रूल्स 2016 और आर्म्स लाइसेंस जो अपलोड नहीं हुए वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएंगे। यानी कि भाई कितना सही, कितना गलती किसकी है, ऑनलाइन क्यों मैं बता रहा हूं रविंद्र जी, उसी में आना धीरे धीरे। यानी कि सबसे पहले आर्म्स एक्ट के तहत जो मैंने लाइसेंस बनवाया डीएम से, आपने बनवाया, किसी ने भी बनवाया वो लाइसेंस मेरा चाहे रिन्यूड भी है 1 साल के लिए, या जैसे आपने बताया लोगों ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया, वो ऑटोमेटिकली अब्रप्टली खत्म हो गया, क्योंकि NDAL-ALIS में अपलोड नहीं हुआ। अब NDAL-ALIS क्या चीज है भाई? आम आदमी, जैसे आपने बताया, क्योंकि मेरा तो चलो शायद सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मेरे पास हथियार का लाइसेंस होगा, या मेरे फादर के पास है, और जिसकी ब्रेड एंड बटर ये चल रही है, जो गन पकड़ के गार्ड खड़ा होता है बैंक के बाहर, नेशनलाइज्ड प्राइवेट बैंक्स के बाहर, उनका क्या बनेगा? जो आजकल वो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखो, और जो आप बाउंसर होते हैं जिनके पास छोटे पिस्टल होते हैं, उनका क्या बनेगा? जिनकी ब्रेड एंड बटर ही इसके ऊपर चल रहा है। तो इमीडिएटली सबको हथियार जाके अपने या डीलर के पास डिपॉजिट करवाने या थानों में डिपॉजिट करवाने। क्या इसका इंपैक्ट क्राइम रेट पर नहीं होगा?
मैं शरीफ आदमी हूं, मैं अपने घर में रात को हथियार नहीं रखता। अगर मेरे को थ्रेट परसेप्शन है किसी से कि रात को मेरे घर हमला हो सकता है, मैं इतने सारे क्रिमिनल केसेस डील करता हूं, और इस ऑर्डर से क्या मैं वनरेबल नहीं हो गया ऑटोमेटिकली? बैंक वनरेबल नहीं हो गया कि रातों रात चलो लूट लेते हैं, इसको मार आते हैं, हमने तो देसी कट्टा रखा है या हमने तो देसी हथियार रखे हैं, इसका तो लाइसेंसी बंदूक है तो थाने जमा कराया। होता क्या है कि हर साल 15 अगस्त के करीब डीएम ऑर्डर इशू करता था कि भाई आप फिलहाल कुछ दिन के लिए अपने हथियार जमा करवा दीजिए, क्योंकि 15 अगस्त में लगता था या जहां शहर में इलेक्शन होता है तब होता था। इस बार ये नायाब चीज आई कि हथियार तो जमा करवाओ, लेकिन जिसका NDAL ALIS में नहीं है। अब NDAL ALIS क्या है, मुझे लगता नहीं कि शायद DC साहब ने भी इसको गौर फरमाया होगा। ये देख लीजिए, आपके दर्शकों के लिए मैं बता देता हूं, ये वो साइट है, इसको कहते हैं आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन NDALALIS.gov.in। और gov.in लिखना भूल गए, जो प्रेस नोट निकला उसमें .gov.in नहीं निकल रहा, NDAL क्या भाई, वो बताओ ना कि NDAL क्या है। चलिए, आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन आ गया। अब हु इज एलिजिबल, हाउ टू अप्लाई, फी स्ट्रक्चर, सर्कुलर, एप्लीकेशन स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा और कोई विंडो नहीं है इसकी। देख लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो है, सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास सबका प्रयास है, आजादी का अमृत महोत्सव है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर अब अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन में मेरे मुताबिक ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन देनी है, जिनके पुराने हैं 25-30 साल पुराने, जिनके पुराने हैं रिन्यूअल के लिए, या अपलोडिंग, जो वर्ड इन्होंने यूज किया है अपने प्रेस नोट में या ऑफिशियल ऑर्डर में, वहां वर्ड यूज है कि जिन लोगों के हार्ड कॉपी लाइसेंसेस की अपलोड नहीं हुई डिजिटल फॉर्मेट में, NDAS के डेटाबेस में नहीं एंटर हुआ, लिहाजा उनका लाइसेंस इनवैलिड आज के बाद। अरे भाई कमाल है। अब इसका रूल क्या है, चलिए चलते हैं पीछे। डीएम के पास पावर तो है, आर्म्स एक्ट में डीएम के पास पावर है, नो डिस्प्यूट अबाउट दैट, लेकिन डीएम ने भी अपनी पावर किसी रूल के तहत एक्सरसाइज करनी है। अब आपके जैसा ही मेरा भाई किसी ने मुझे सवाल पूछा कि भैया ये NDAL ALIS में हमने कैसे डिसाइड करना है, मैं कहां जाऊं, मैंने अपलोड कहां से करना है? तो मैंने भी ढूंढा, हमें तो कुछ अपलोड करना ही नहीं है। ये अपलोडिंग किसने करनी है? ये तो डीएम के ऑफिस ने करनी है, जिसके बाद मेरा लाइसेंस की कॉपी है, जिसके पास सारा डाटा है। यस, ये तो ऐसे सिचुएशन है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, जो मंत्री ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है वो एक ऑर्डर निकालता है, वो कहता है जी सारे लाइसेंसेस को डेटाबेस बना दो। ठीक है, बना दिया, मैंने क्या करना है उसमें, तो आरटीओ ऑफिस ने करना है। अगर मेरा लाइसेंस डेटाबेस में नहीं चढ़ा तो वो आपका लाइसेंस कल से रद्द है, आप गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसा ही तुगलकी फरमान आ गया है ये कि अगर आपका लाइसेंस अपलोड नहीं हुआ, अरे मुझे ये पूरे बता दीजिए, मैं डीसी साहब को आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये लोग फरमान निकाल देते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देते जनता को, जिसकी वजह से जनता में कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अरे भाई आओ हमें समझाओ, इसमें कहां लिखा है कि मैं अपना कैसे चेक करूंगा मेरा NDAL ALIS में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा? इसका मतलब सोमवार मंगलवार से रश पड़ जाएगा डीएम ऑफिस में और लोग जाएंगे मेरा NDAL में है, मेरा है कि नहीं है। पहले तो मुझे ये चेक करना है मेरा आपने अपलोड किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो भाई साहब मेरा अपलोड कर दो पहले, मुझे अपना हथियार बहुत जरूरी रखना है, मेरी रोजी रोटी इन्वॉल्व है, दूसरा कहेगा मेरी इन्वॉल्व है, तीसरा कहेगा मेरी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। देखिए ना आपने कितना पैनिक क्रिएट कर दिया। चौथा, 15 दिन में हम मारो मारी करेंगे, सिफारिश, शोर शराबा, ये वो। 15 दिन तक मेरा नहीं चढ़ा, कर्टन फॉल्स, वरना मैं जुर्म में फंस जाऊंगा अंदर, मुझे आर्म्स एक्ट में आप बुक कर लोगे, रूल्स के वायलेशन में बुक कर लोगे, मुझे जाके जमा कराना अपने डीलर के भैया थाने में। थाने वाले रसीद देंगे कि नहीं देंगे? थाने वाले मेरे हथियार का ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे? आजकल एक एक हथियार की कीमत 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया हथियार है, तो उसका बनेगा क्या? वो हथियार वापस कैसे करेंगे मुझे? वो हथियार सीज्ड है कि कैसे है, वो भी प्रोविजन नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये रूल 15 और रूल 16 बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जो भी मित्र भाई जो लॉ समझते हैं, या खासकर जो इंटेलेक्चुअल क्लास है जिन्होंने हथियार भी रखे हैं, इवन कि जो हमारे लोग नहीं हैं जिनको लेकिन हथियार तो रखा है, ये रूल 15 ही इसके बारे में डील करता है। यही NDALS जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आर्म्स रूल 2016 की बात कर रहे हैं डीएम साहब, वो ही कहता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड कंसोलिडेशन ऑफ लाइसेंसेस। अब ध्यान से समझिएगा, एवरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड द रिन्यूइंग अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। अब मेरा लाइसेंसिंग अथॉरिटी और रिन्यूइंग अथॉरिटी डीएम जम्मू है, ठीक है, उन्होंने डीएम जम्मू ने ऑर्डर निकाला, अब इसको फॉलो करते हुए बाकी डीएम भी ऑर्डर निकाल रहे हैं। वाइल ग्रांटिंग अ लाइसेंस और रिन्यूइंग अ लाइसेंस, जब वो लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं या जब वो रिन्यू कर रहे हैं, उनको एंटर करना है ये डेटा ऑफ द रिकॉर्ड लोकली इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? डीएम ऑफिस को। रविंदर सिंह को या सीम सानी को नहीं एंटर करना है, मुझे वेबसाइट पे जाके एंटर नहीं करना है ये। या तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं वेबसाइट पे जाके एंटर करूं, या मुझे इनके दफ्तर जाके वेबसाइट पे एंटर करवाना है। मुझे भी प्रोसीजर तो बताइए ना, प्रोसीजर तो रूल्स के मुताबिक है। रूल कहां कहता है कि भाई मुझे जाना है इनके दफ्तर में?
अब आगे पढ़ते हैं। एवरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड द रिन्यूइंग अथॉरिटी शैल ऑल्सो एंटर सच डेटा इन द NDAL सिस्टम विच शैल जनरेट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको UIN कहते हैं। UIN भी रूल्स भी प्रोवाइडेड है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, यानी कि 2016 के रूल्स थी, ये 2017 से UIN नंबर आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया? कौन सवाल का जवाब देगा? मैं दूंगा, आप दोगे, या ये 15 दिन आखिरी हफड़ा तफरी में पढ़ना है? आप पहले बताइए कि जो अफसर 2016 से यहां बैठा है, जिसको 2017 तक करना था, उसने क्यों नहीं किया? तो सवाल तो ये है, सवाल ये भी है कि ये जो सारा स्कैम चल रहा है राजस्थान से जो शुरू हुआ अब तक जो चल रहा है, ये 4, 5, 6, 7 साल पुरानी बात है जी। तो जिन लोगों के लाइसेंस 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल पुराने हैं, वो भी इसी कैटेगरी में खड़े कर दिए आपने। अब देखिए ना, दो पहलू हैं इसके। एक पहलू तो ये है कि जैसे आपने टच कर दिया कि कोई स्कैम है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ATS राजस्थान, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, SOG राजस्थान का वकील हूं कोर्ट में। हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, J&K हाई कोर्ट में। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि सबसे पहले FIR ATS जयपुर, SOG राजस्थान पुलिस ने रजिस्टर किया था। वहां पर कुछ हथियार पकड़े गए, लोग पकड़े गए जिनके पास हथियार थे। उन हथियारों के लाइसेंस का डायरेक्ट तार J&K से जुड़ रहे थे। लाइसेंस यहां से इशू हुए थे, लाइसेंस यहां से इशू हुए थे। हमारे कुछ DMs के लाइसेंस इशू थे, वो भी क्योंकि स्टेट बॉर्डर स्टेट है, इंटर बॉर्डर स्मगलिंग है। उनके ATS ने जब हथियार वाले लोग पकड़े, उन्होंने देखा J&K से हथियार आ रहे हैं, उन्होंने तफ्तीश स्टार्ट की। जब वो एक पहलू तो ये था हथियार थे, उन्होंने वहां क्या किया, गुंडागर्दी की, एक्सटॉर्शन की, शराब पी के एक बंदे ने तो फायरिंग की थी हवा में, शादियों में जाके फायरिंग की थी। क्योंकि मैं उनका वकील हूं तो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा, ज्यादा मैं डिटेल नहीं दे सकूंगा आपको, क्योंकि मैं पुलिस का वकील हूं, खासकर ATS का वकील हूं यहां पर। लेकिन जो एक FIR रजिस्टर होती है, उस FIR की तफ्तीश ATS के पास आ जाती है। ATS आप समझ सकते हैं कि ATS महाराष्ट्र हो, ATS राजस्थान हो, इसका पर्पज ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है। ये ऐसे ही काम करते हैं, पूरी स्टेट में एक ही थाना होता है। उन्होंने J&K में आके तफ्तीश स्टार्ट कर दी। हमारे यहाँ के बहुत सारे IAS अफसर जो DM के रैंक पर रहकर गए थे, उन लोगों का नाम इसमें आ रहा था, क्योंकि उनके सिग्नेचर के तहत लाइसेंसेस इशू हुए थे, जो लाइसेंसेस प्रॉपर नहीं थे, या फेक थे, या फ्रॉड थे, या 2 नंबर में बने थे, या गड़बड़ से बने थे। उन्होंने जब तफ्तीश स्टार्ट की तो कुछ लाइसेंसेस तो DMs ने इशू किए थे, कुछ होम डिपार्टमेंट ने किए थे। जब वो J&K होम डिपार्टमेंट में भी आके सवाल जवाब शुरू करते हैं और J&K होम डिपार्टमेंट फाइंड आउट करता है कि हाँ यार गड़बड़ तो हुई है, हमारे अफसरों ने की है, तो J&K होम डिपार्टमेंट सुओ मोटो एक अपनी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, वहां पर्चा रजिस्टर कर लेते हैं। यानी कि एक FIR राजस्थान ने रजिस्टर की, एक 52 PC एक्ट, रेड विद 420, रेड विद 468, फोर्जरी, फ्रॉड, चीटिंग, जो भी है, इन्होंने भी पर्चा रजिस्टर कर लिया। तो एक J&K पुलिस ने कर लिया, एक राजस्थान पुलिस ने कर लिया। J&K पुलिस ने कहा हम अपनी टेरिटरी में जो क्राइम हुआ है हम उस पर तफ्तीश करेंगे। वो कहते हैं जी हमारी टेरिटरी में क्राइम हुआ, लेकिन तारें आपकी टेरिटरी से जुड़ रही। अब गाड़ी जम्मू कश्मीर के नंबर की है, बॉम्ब फटता दिल्ली जाकर, तो अब वो तो दिल्ली पुलिस तो आएगी ना J&K के RTO को सवाल पूछने के लिए, भाई गाड़ी का नंबर क्या है, ये क्या है क्या नहीं। और अगर वहां गाड़ी के नंबर में भी फ्रॉड है तो वो एक और तफ्तीश का पार्ट है। एनीहाउ, वो ओवरलैपिंग तफ्तीशें आई। तब तक इन द मीन टाइम J&K गवर्नमेंट ने वो अपनी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन की FIR को CBI को ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारी वाली कहां चली गई? CBI में के पास। राजस्थान वाली राजस्थान में है, सेम एस्पेक्ट है। CBI ने भी आर्म्स लाइसेंसेज में रेड्स करना स्टार्ट कर दी, DMs को पकड़ना शुरू कर दिया। हमारे जम्मू में एक DM साहब थे जो उस दौरान रहकर गए थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया। राजस्थान पुलिस ने भी उनकी गिरफ्तारी के लिए एप्लीकेशन दी कि इनकी कस्टडी हमें ट्रांसफर की जाए, लेकिन उनकी कस्टडी उनको ट्रांसफर नहीं हुई। इन द मीन टाइम वो IAS ऑफिसर हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर चला गया, उसने राजस्थान पुलिस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में स्टे ले लिया। यहां से ये सारा मैटर शुरू हुआ है। वहां उस केस में मैं वकील हूं राजस्थान पुलिस। सर अब सवाल ये है कि अब इसका क्या, ये जो ऑर्डर आया है ये तो लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे वो गलत है सही है, लोग इससे। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा इशू यहाँ टच करने वाला है, जैसे कि आपने बताया, जिसका ब्रेड बटर उसी से चल रहा है, जिससे घर की रोजी रोटी चल रही है, वो गार्ड है, उसके पास हथियार है, उसी से नौकरी है उसकी, वो जमा हो जाएगा। उसके बाद 25-30 साल से जो बंदा हर 3 साल के बाद आपको रेवेन्यू दे रहा है, उसकी फीस जमा करवा रहा है, आज अचानक आप उससे कह रहे हो नहीं जनाब ये तो ऑनलाइन नहीं हुआ। जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन उन्होंने ही करना था जी, इसमें आम आदमी का रोल नहीं था। तो फिर ये आप कानून के रखवाले हो, कानून को अच्छी तरह जानते हो, तो क्या मान लें इसको सर झुका के हाँ यही करना है जो ऊपर से? देखिए रविंद्र जी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, 2 पहलू होते हैं हर चीज की। एक पहलू होता है कि जब आपको लगे यार ऑर्डर आ गया है तो मानो, ऑर्डर तो ऑब्वियसली मानने के लिए, वरना 188 की जुर्म में बुक कर लोगे आर्म्स लाइसेंस के, क्योंकि आज के बाद या आज से 15 दिन के बाद वो ऑर्डर जो है आपका लाइसेंस इनवैलिड है, इवन इफ रिन्यूड भी है, क्योंकि वो वेब पोर्टल पे नहीं चढ़ा, वो NDAIS में नहीं चढ़ा।
लेकिन उसका दूसरा ही पहलू होता है, जैसे कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं, या जैसे आपने भी आप रिसर्च की है, मैं भी रिसर्च सुबह से स्टार्ट की हुई है, या अगर मैंने ढूंढा है रूल्स को पढ़ा है, तो इसके पीछे कोई रीजन है। कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि सर हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब कानूनी सलाह ये है, अगर आपको लगता है, जो कि मुझे भी अपरेंटली लग रहा है कि यार जिसका जॉब था उसने किया नहीं, और उसका निस्बत मतलब आपकी ड्यूटी थी आपने की नहीं, आप एब्रप्टली ओवरनाइट सब कुछ बंद कर दोगे, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इलीगल लग रहा है, तभी मैंने वर्ड तो उसके बारे में क्या होता है, उसकी पावर्स होती हैं अदालत के पास। हर एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को अदालत चेक करती है। अदालत इसीलिए बनी हुई है, अदालत के थ्रू जुडिशली स्कैन होता है वो ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर हो, आपको लगा आपके घर जायदाद का ऑर्डर ने ऑर्डर पास कर दिया कंसर्न डीसी ने, इसको डिमोलिश कर दो, तो रविंद्र क्या करेगा, मान लेगा। उस ऑर्डर को किसी जगह में अपील करेगा ना उसकी। ऐसे ही जहां अपील प्रोवाइडेड नहीं हो वहां रिट प्रोवाइडेड होती है। अब जिसकी ब्रेड एंड बटर इन्वॉल्व है उसका राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइवलीहुड है। मेरा सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, मेरी राइट टू लाइफ है। तो एब्रप्टली कैसे गवर्नमेंट कर सकती है, कैसे एक डीएम कर सकता है, खासकर उस मामले में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप आइए, मैं ये कह रहा हूं पहले आप समझिए, ये देख लीजिए। आपके दर्शकों के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूं रूल 16 क्या बोलता है इन्हीं आर्म लाइसेंस रूल का। और अगर आपके अफसर भी समझ रहे हैं तो अदालत में लोगों के क्यों टाइम और पैसा बर्बाद करना, अफसर को ही समझ के करना चाहिए यार, इनको थोड़ा टाइम दे दो हमें। ये कहता है ड्यूटी ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर एनडीएल। ये एनडीएल जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहां ड्यूटी किसकी थी? The licensing authority, while granting or renewing a license or at the time of providing any allied service to any licensee under these rules, shall ensure that the data of the transaction approved by him is simultaneously updated in the electronic format locally and on the NDL system under its login ID. Login ID किसका है? डीएम का। ड्यूटी किसकी थी? डीएम की। डीएम के ऑफिस ने अगर ये 4 साल में या 5 साल में चढ़ाया नहीं किसी का एनडीआईएल में, या अगर हमें नहीं पता, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं हो सकता चढ़ाया हुआ हो, लेकिन अब मुझे क्रॉस चेक कैसे करना है एनडीआईएल में? या तो मैं उनके दफ्तर में जाके रश डालूं, या आप मुझे पोर्टल कोई लॉगिन एड्रेस दो, मैं वहां जाऊं, मैं चेक करूं कि सर क्रॉस चेक में मेरा नाम है कि नहीं। इट इज लाइक एन एड्रेस, इट इज लाइक अ रिजल्ट। और 1 लाख आदमी का रिजल्ट, आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि सारी स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर आज की डेट में कितने डीएम्स हैं, कितने लाइसेंसेज इशू होंगे? जम्मू में ले लीजिए, कितने होंगे? बहुत ज्यादा, लाखों में होंगे। लाखों में। तो वो लाखों आदमी इस 15 दिन में जाके अपने अपने डीएम के दरवाजे पर जाके बैठ जाए, और खासकर इन हालात में जहां कोविड का आपने ऑर्डर फिर से निकाला हुआ है, जहां आपने फिर ऑर्डर निकाला है मास्क पहन के बैठिए। तो आप रश डालना चाहते हैं, या आप हमें कोई लेटर? मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को बता रहा हूं, एलजी साहब हमारे बड़े हाईटेक हैं एंड ही मीन्स बिजनेस। और मुझे पता है कि आज तक भी जितने मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, क्योंकि मैं एक सियासतदान नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं, आई एम अ प्रोफेशनल, आई स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग विच आई हैव। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर आप टेक्निकली हमें एक विंडो दे दीजिए, हर बच्चा घर में बैठे ऐप में या वेबसाइट पे जाके चेक कर सके, आपकी जेएनके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिख दीजिए चेक कर सके कि यूआईएन मेरा नंबर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, मेरी बुकिंग में है। अगर मेरा चढ़ा है तो मुझे लाइसेंस नहीं जमा कराना, क्योंकि चढ़ाना तो इन्होंने था। और अगर नहीं चढ़ा है तो फिर मुझे आंसरेबिलिटी में अदालत में जाऊं, कहीं जाऊं कि सर ये तो आपकी ड्यूटी थी, आपने नहीं चढ़ाया, आपके चक्कर में मैं क्यों हथियार अपने जमा कराऊंगा, या मैं अपनी रोजी रोटी क्यों छोड़ूंगा? आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट द लाइसेंसी शैल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। Provided that licensee shall not be held accountable for failure on the part of the licensing authority, यानी कि मैं अकाउंटेबल नहीं हूं आपके फेलियर के लिए। आप फेल हुए, आपने मेरा नहीं चढ़ाया, मेरे से आपने नहीं अकाउंट लेना इसका। एक्शन लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, आप अपने डीएम ऑफिस पे लीजिए, पर्चा लगाना है अपने डीएम पे लगाइए। मुझे क्यों वो कर रहे हो आप? मेरा ये तो रूल में लिखा है, आप रूल की वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास पावर है किसी भी लाइसेंस को कहना कि मैं आज के बाद लाइसेंस नहीं रिन्यू करूंगी, या लाइसेंस को मैंने कैंसिल किया। भाई मुझसे पूछो तो सही, आपने एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया विदाउट हियरिंग मी, किसी की ब्रेड एंड बटर है, किसी की सिक्योरिटी है, किसी का जान का मामला है, किसी की प्रॉपर्टी का मामला है, हथियार ऐसे थोड़ा कोई रखता है। आप सीआईडी वेरिफिकेशन करा के रखते हो। एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ। आगे देखिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इंश्योर कंप्लायंस ऑफ डिलीवरी। तो शैल, जहां वर्ड शैल आता है लॉ में, वो मैंडेटरी है, और हर आईएएस अफसर को अपनी एकेडमी में पढ़ा दिया जाता है, जितना हमें लॉ पढ़ाया जाता है कि ये आपके ऊपर इनकम्बेंट है, आपकी जिम्मेवारी है। आपने राजस्थान और सीबीआई का पर्चा लगने के बाद रिन्यूअल्स बंद कर दिए, फ्रेश लाइसेंसेस बंद कर दिए, जबकि पूरी कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है। ना मैंने राजस्थान पुलिस को पूछा भाई आपने कोई चिट्ठी लिखी है, होगा तो सर हमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। सीबीआई ने भी साइमल्टेनियसली कोई चिट्ठी नहीं लिखी होगी कि भाई आप बंद कर दो। आपने लाइसेंसिंग देने बंद कर दिए, आम लोगों को लाइसेंस आज की डेट में मिल नहीं रहा, रिन्यूअल हो नहीं रहे, बड़े सिलेक्टेड लोगों को मिल रहे हैं। मुझे भी पता चला है, वो भी अब किसी ने आरटीआई दी है, वो अब भी पता चलेगा कितने लोगों को लाइसेंस मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा। लेकिन यूजुअली 99% लोगों को लाइसेंस नहीं मिल रहा। अब आप लोगों को क्या बोलते हो? 15 दिन तो खत्म हो जाएंगे, क्या बोलते, क्या हो, क्या करना? सब ऐसा है कि अपने हक के लिए लड़िए। अब वो कैसे लड़ना है? अदालत में जाकर लड़ना है। अगर आपको पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाइए, दवाई खाइए। अगर आपके हक मारा जा रहा है, वकील के पास जाइए। हम भी सर डॉक्टर होते हैं लॉ के, आइए। आपको नहीं हो रहा है तो प्रोटेस्ट कीजिए,
आपका माध्यम तो से अगर शोर कुछ- मचाइए, एलजी साहब तक बात पहुंचाइए, तो आपके पास डिफरेंट तो अगर डिफरेंट कुछ माध्यम भी है। नहीं करना है तो हथियार जमा करवा दीजिए। अगर कुछ नहीं करना तो हथियार जमा करा दीजिए, फिर भगवान के सहारे बैठिए, कभी ना कभी गवर्नमेंट इंसाफ आपके साथ करेगी जब गवर्नमेंट को वक्त लगेगा 20-25 साल के बाद। ये साहनी साहब थे, सीनियर एडवोकेट। मुझे लगता है कि ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को एक दिक्कत थी, वो समझना चाहते थे कि हम गलत कहाँ हो गए। हम 30-35-40 साल से हमारे पास लाइसेंस है, हम गलत कहाँ हो गए। अगर ऑनलाइन करना था तो उसका विकल्प क्या था हमारे पास। अगर इस तरह कोई चीज़ थी वो हम कैसे उसको ऑनलाइन कर पाते। ऑप्शन कोई था नहीं। एट द एंड ऑफ द डे एक ऑर्डर आता है कि जिनके आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन नहीं है, 15 दिन के अंदर उनको हथियार जमा करवाने होंगे। भाई यही था जनाब। और मुझे लगता है कि असीम साहनी साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये नॉलेज आप तक पहुंचाई है जिन लोगों के पास भी हथियार हैं। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से आप ये कर सकते हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। धन्यवाद।